हेलो, जय हिंद दोस्तों। घटना चक्र पूर्वावलोकन के 8 खंडों में से ये दूसरा खंड भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में ये पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये पहला टॉपिक है और ये हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। ये हर वीडियो टॉपिक वाइज ही होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव ही साथ में डिस्कशन भी क्लियर करते हुए निकलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। 1498 में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था और वो भारत की खोज के लिए निकला। दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप से होते हुए वहाँ पे उसको अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी था भारत का, उसने उसको सहायता किया और भारत पहुँचा। भारत केरल के कालीकट तट पे पहुँचा। वहाँ उसका जमोरिन नामक शासक था, वहाँ उसी ने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। आइए कुछ डिस्कशन है इसका, देख लेते हैं। मध्य भारत में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे और प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर आया था 20 मई 1498 को। ये ध्यान में रखना है, 20 मई 1498 को पहुंचा। यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तात्कालिक शासक जिसका नाम था जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505, ये ध्यान में रखना है, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, यही अल्मीडा पहला गवर्नर जनरल बना था यहाँ का। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की पद्धति का प्रतिपादन अल्मीडा ने ही किया था। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, नीले जल की योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये द अल्मीडा ने शुरू किया था। अभी जस्ट हम लोग पढ़े, द अल्मीडा ने शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। चौथा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय अल्मीडा था, ये प्रथम था और दूसरा अल्बुकर्क था, लेकिन प्रथम वायसराय अल्मीडा था। दूसरा अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने ही भारत के महिलाओं से शादी करने का अलाउ किया था और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है अल्बुकर्क को ही। तो प्रथम अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, तीसरा नीनो दी कुन्हा था। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था तो जमोरिन ने किया था। सातवां क्वेश्चन है, ये सूची है, मिलाना है सूची 1 सूची 2 का। यहाँ समुद्री यात्री है, देश है, कौन से यात्री किस देश के हैं? तो सबसे पहले ए नंबर में है वास्को डी गामा। तो आप जानते हैं वास्को डी गामा पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की स्पेन के हैं। कैप्टन कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, कैप्टन कुक ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का है। तस्मान ये हॉलैंड का है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सलूशन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और हॉलैंड के तस्मान ने बान डिमांस लैंड, यानी वर्तमान में इसको तस्मानिया कहते हैं, इसकी खोज की, यानी तथा न्यूजीलैंड की भी खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो अभी बताए वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है, ये दूसरा वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखते हैं।
तो पुर्तगाली यात्री भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा बीजापुर के शासक आदिल शाह था, उसी से गोवा को जीता था 1510 में। ये बहुत बार पूछा जाता है। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहन किया था। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया था अल्बुकर्क ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने, पहला ए नंबर चेक करते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, नहीं 1510 में किया था। यही गलत है, यानी यही सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए। बी की ओर देखते हैं तो अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, बालासोर में, ये सही था, बालासोर में लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये सही है, किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कोची में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली ने किए हैं समुद्री व्यापारिक केंद्र। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्रों पर स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, जहां से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से भी कर वसूली की, यानी टैक्स लेने लगा। दूसरे जहाज़ों से भी वहां से टैक्स लेने लगा। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? तो हुगली में पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया फैक्ट्री था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538 तक रहा था। मद्रास के निकट सेन थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का व्यापार विस्तार किया था। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। 16वीं सदी में चटगांव का पतन हो गया। 16वीं सदी में चटगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 13 है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। हाँ, ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी था, नहीं, ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये गलत है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ए। आइए इसका सलूशन देखते हैं।
पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स या डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था अड्डा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक लूटपाट के लिए अड्डा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौरनॉक था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानादी अथवा सुतनौती को चुना था। कलकत्ता का स्थल था ये। उसे ही कलकत्ता के संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चौरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कालिकाता जॉब चौरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को भी नहीं माना जा सकता है। यानी उसका कहना था कि कलकत्ता पहले से भी कलकत्ता का अस्तित्व था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चौरनॉक ने बसाया था। हम लोग को पढ़ना इसी को पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास में सबसे पहले नगर निगम स्थापित हुआ था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये डचों ने आरंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसी के नाम से स्थापित की गई थी। इसके बाद 1602 में, ये 1599 में हुआ था, ये 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित, ये सरकारी कंपनी थी, डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण इसका विकल्प बी हो जाएगा, डच सही। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो ए नंबर में है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम की निर्माण किया। ये सही है, बी सही है इसका। 20 का डिस्कशन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे सबकी सेवा में लग सकता था। ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। ए नंबर में करा राष्ट्रीय भावना की कमी, उस समय भारत एक राष्ट्र उस समय नहीं था जिस कारण से भावना की कमी भी था उस समय। कंपनी की सेना में पश्चिमी उसमें हथियार आधुनिक हथियार आए थे उस सबको, तो उसमें ये भी सही माना जा सकता है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन देकर उसकी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी सही है। यानी तीनों सही है इसका। तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे।
ज्ञातत्व है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को मिला था व्यापार करने के लिए, और ये 1593 में मिला था। इसे स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए मिला था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को, ये कंपनी का नाम है, को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी अथवा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकारानामा किया। इस इकारानामा के तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी, और यही कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उस समय बादशाह अकबर था, लेकिन जब भारत आया था तो उस समय बादशाह जहांगीर था। उस समय बादशाह जहांगीर हो गया था। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस समय भारत का बादशाह अकबर था, लेकिन जब कंपनी भारत आया था उस समय भारत का बादशाह शाहजहां था, ये जहांगीर था, जहांगीर आ गया तब तक। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जब कारखाना भारत में स्थापित किया उस समय जहांगीर था, लेकिन स्थापना के समय जब लंदन में स्थापना हुआ था उस समय अकबर था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला। एक अस्थायी कारखाना 1611 में ही खुल गया था, स्थापित किया गया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजी का प्रथम अस्थायी कारखाना था। अस्थायी की बात करें तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, अस्थायी की बात करें तो सूरत में 1613 ईस्वी में खुला था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 में ये अस्थायी फैक्ट्री थी, तो ये सूरत में लगा था। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाया। जब 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा, मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाहों की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। 26 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में यानी कह सकते हैं 1625 के आसपास निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना
स्थापित थी, तो ये है भरूच में, ये सिर्फ भरूच में था, केवल ए ही सही है इसका। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 के आसपास तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। जिसमें ये भरूच ऑप्शन में है तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो ये सूरत में की गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच स्वाली का युद्ध हुआ था, तो थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में 1613 में अंग्रेजों ने किया था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। उस समय जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। 1611 का जो मसूलीपट्टनम में हुआ था वो अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था, तो 1668 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2013 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये सूरत में मिली थी, अस्थायी था ये। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो प्रारंभिक दौर में सूरत में था, बाद में बॉम्बे में बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई पुर्तगालियों से लिया था दहेज में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप यानी दहेज कह सकते हैं, उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ये चार्ल्स को मिला था, चार्ल्स द्वितीय को मिला था दहेज में पुर्तगालियों के द्वारा मिला था, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, तो 1797 में हुआ है। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी के फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण, ऐसे कारण पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का कारण था। इसका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, लेकिन तात्कालिक कारण की बात कर रहा है तो फ्रांसीसियों के जहाज़ को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था। फ्रांसीसियों के जहाज़ को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिस कारण से युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध है, लेकिन ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। प्रथम 1746 के आसपास हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला।
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था उसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसी के बीच अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सर कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। सूची 2 में है ये पेरिस की संधि। अब इसका मतलब ये दिया हुआ है कि किस युद्ध का कारण क्या रहा, यानी या कारण कह सकते हैं या परिणाम क्या रहा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था एक्सला-सैपल की संधि। इसी संधि के तहत ये कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम वाला। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये पेरिस की संधि के तहत इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसका निर्णय नहीं निकला था। प्रथम मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी ब्रिटिश की इसका हार हुई थी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपल की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, गलत को ढूंढना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, 1746 से 48 ये सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52 ये 49 से 54 चला था, ये 49 से 54 चला था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 ये सही है, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर डी इसका है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तो ये भी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761 ये सही है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, 1746 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये डुप्ले था। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। यानी भारतीय राज दरबारों में यूरोपियन सेना रहती थी और उसका वेतन भी भारतीय द्वारा दिया जाता था। जिसने पहली बार वह यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, डुप्ले ही था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के बाद भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता था, यानी जोता था, उर्वरक बनाया था, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सबसे पहला 1664 में सूरत में लगाया था। 1664 में कंपनी की स्थापना हुई थी और 1668 में सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में लगा था। लुई 14वें के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया।
फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा किया गया। राज्य ही इसका सारा खर्च देता था, यानी ये सरकारी कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1667 ईस्वी में भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई। 1668 ईस्वी में सूरत में हुआ था पहला कारखाना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलवर्ट को माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो ये चीनसूरा भी किया था और हुगली भी किया था। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डचों का बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चीनसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डच के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चीनसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका आंसर आपको 1632 है। हालांकि इसका प्रमुख साक्ष्य कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बीपीएससी 1632 मानता है, तो यही आंसर होगा। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में ऐसा संबंधित कोई भी स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं, यानी कोई भी स्रोत नहीं मिला है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित प्रस्तुत किए हैं कुछ तथ्य। 1638 में कुछ तथ्य प्रस्तुत किया गया है जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के पास से जाना जाता है, यानी पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वही डच फैक्ट्री। तो 1632 में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी बीपीएससी 1632 इसका आंसर मानता है, तो हम लोग भी इसको 1632 मानेंगे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज ज़्यादा शक्तिशाली थी इसीलिए। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। सप्तवर्षीय युद्ध 1657 से 1664 के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिस कारण से फ्रांस हार गया था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था। तो 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर बी, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में शहर का नाम है, सूची 2 में कंपनियों का नाम है। तो पांडिचेरी ए नंबर में है, पांडिचेरी यानी पांडिचेरी, गोवा, त्रावणकोर, मद्रास। गोवा की बात करें तो गोवा पे पुर्तगालियों का राज था। सद्रास पे तो डच का अधिकार था, सद्रास पे डच का था। त्रावणकोर पे डेनिश का था,
बच गया पांडिचेरी। पांडिचेरी पे फ्रेंच का अधिकार था। आइए इसका सलूशन देखते हैं। पांडिचेरी पे फ्रेंच का अधिकार था, गोवा पे पुर्तगाली का अधिकार था, ट्रावनकोर पे डेनिश का अधिकार था और सद्रास पे डच का अधिकार था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 49 नंबर क्वेश्चन सेम है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में भी बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक था जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, 1605 ईस्वी में डच आए, 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? व्यापारिक अड्डे हर जगह सभी जगह स्थापित किया है। नागपट्टनम में भी, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन हर जगह स्थापित किया है। ये इन सभी में किया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वरूप का मूल्यांकन या युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती कराई उपर्युक्त में से कौन सी अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इसमें से कोई नहीं उसकी देन थी। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व की मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भूमि का मूल्यांकन शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपे का प्रचलन मुगल काल में अकबर के आयुध निर्माण के कारखाने में तमाम प्रकार के छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थीं। इस प्रकार अंग्रेजों की भारत की देन इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस समय व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये मैकाले ने किया था। लॉर्ड थॉमस बेनिंगटन मैकाले यानी लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक और इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा है। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों की भारत की सरकारी भाषा एवं शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को मैकाले का कहना था जितना भी शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। एक्सला-सैपल की संधि 1748 में हुआ था। इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस सही बताना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद ही ये एक्सला-सैपल की संधि हुआ था और इसमें अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसमें फ्रांसीसी जब जीत गए थे तो फिर से अंग्रेजों ने माफ़ी मांगकर मद्रास को फिर से अपने कब्जे में प्राप्त कर लिया। तो ये भी सही है। एक्सला-सैपल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। यूरोप का युद्ध व अंत होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। दोनों सही हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है? तो पहला है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का
मिलना। बंगाल में जीतने के बाद बंगाल धनी प्रदेश था, इसलिए अंग्रेज बहुत धनी उस समय हो गया था। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, इसका नौसेना बहुत मजबूत था। तो ये दोनों सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति हुई थी, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व भी आदि थे, नेतृत्वकर्ता भी अच्छा था वहाँ का। आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला टॉपिक था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।